तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्या अर्थ होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, और जब कोई व्यक्ति बैंक से पैसा उधार लेता है तो बैंक कुछ शर्तें रखता है कि अगर मान लीजिए आपके पास सेब है और आपको क्या चाहिए दोस्तों, केला चाहिए, तो आपको एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो मुख्य तौर पर क्या कर ले दोस्तों, आप देखते हैं कि वो आपसे सेब ले ले और उसके साथ साथ वो अपना केला आपसे बदलने के लिए तैयार हो। सिक्कों के बाद हमें क्या दिखता है दोस्तों कि फिर बाद में कागज के नोट हमें चलते हुए दिखते हैं कि मनुष्यों के द्वारा फिर कागज के नोटों को प्रयोग में लाया गया। और तो जब भी बैंक किसी को पैसा उधार देता है तो उसकी साख को चेक करता है। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास में। कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए मैं आप सभी के सामने पेश करने जा रहा हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हमारा अध्याय। चैप्टर का नाम दोस्तों आप लोग देख ही पा रहे हैं, हमारा चैप्टर है दोस्तों मुद्रा और साख। ये हमारा चैप्टर है और इस चैप्टर को हम लोग कहाँ देखते हैं दोस्तों, ये जो अध्याय है हमारा, ये अध्याय हमें देखने को मिलता है आपकी जो इकोनॉमिक्स या फिर जिसे हम लोग अर्थशास्त्र नामक पुस्तक कहते हैं उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। यानी ये इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा ये जो चैप्टर है ये हमें देखने को मिलता है। तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी ज्ञानवर्धक, काफी महत्वपूर्ण हमारा ये अध्याय है। इस चैप्टर से आप देखते हैं कि दोस्तों बहुत बार बहुत सारे सवाल आपके पेपर के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास के अंतर्गत शुरुआत से लेकर आखिर तक हम लोग इस चैप्टर की पूरी कहानी को आप सभी के सामने रखेंगे और बहुत सरलतम तरीके से ये पूरा का पूरा जो हमारा अध्याय होगा उसको हम लोग खत्म कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में आप और मैं किन चीजों को पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले जिस चीज को पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो है वस्तु विनिमय प्रणाली। समझेंगे कि आखिर ये वस्तु विनिमय प्रणाली होती क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है। उसी के साथ साथ फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग के बारे में कि आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग क्या है, इसका मतलब क्या होता है। पुराने समय में व्यापार करते हुए इन आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ा करती थी। समझेंगे कि मुद्रा क्या होती है और मुद्रा के क्या क्या लाभ होते हैं, इसको जानेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे जो हमारी ये मुद्रा होती है जिसके जरिए हम लोग सामान को खरीदते हैं, बेचते हैं, इसके अलग अलग रूप हमें देखने को मिलते हैं। और इसी मुद्रा के जो अलग अलग रूप होते हैं जिसको हम लोग आधुनिक समय में आप देखते हैं कि नोट या फिर सिक्के के रूप में देखते हैं, इनको हम लोग बैंकों में जमा करते हैं। और बैंकों में पैसा जमा करने का क्या तरीका होता है और कैसे पैसे को निकाला जाता है वो समझेंगे। उसी के साथ साथ दोस्तों हम लोग समझेंगे कि बैंकों के द्वारा दिए जाते हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्या अर्थ होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है और इनका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। और जब कोई व्यक्ति बैंक से पैसा उधार लेता है तो बैंक कुछ शर्तें रखता है। वो क्या शर्तें होती हैं जिसके आधार पर बैंक किसी को भी पैसा देता है उसको भी समझेंगे। और फिर हम लोग दोस्तों समझेंगे कि ये जो कर्ज की शर्तें हैं, है ना, ये क्या है, जिसको हम लोग कोलेटरल के नाम से भी जानते हैं, इसको समझने का मौका हमें मिलेगा। और फिर अपनी क्लास के दो आखिरी बिंदुओं को हम लोग डिस्कस करेंगे कि लोग पैसा उधार लेने के दो तरीके हमें देखने को मिलते हैं, या तो वो बैंक से ले लेते हैं या फिर एक और तरीका कहलाता है जिसे हम लोग अनौपचारिक सेक्टर के नाम से पुकारते हैं। ये जो हमारा अनौपचारिक सेक्टर होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जब आप किसी फैमिली के जानने वाले से, किसी दोस्त से, किसी साहूकार से पैसा उधार लेते हैं, इसे अनौपचारिक सेक्टर कहते हैं। और इसके क्या क्या नुकसान है और क्या क्या लाभ है वो देखेंगे। और फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है, ये किस तरीके से कार्य करता है और इसमें किन किन चीजों को देखा जाता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसको भी समझेंगे। तो मोटे तौर पर दोस्तों हमारी क्लास के आज ये होने वाले हैं बिंदु जिनको बहुत अच्छे तरीके से आप और हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो इन 10 बिंदुओं के अंदर हमारा ये पूरा का पूरा मुद्रा और साख वाला जो चैप्टर है इकोनॉमिक्स का वो होगा कंप्लीट। समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करते हुए दोस्तों अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों सबसे पहले जो हमारा बिंदु है इसी को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लिखा है वस्तु विनिमय प्रणाली। अब वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या है कि दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं प्राचीन समय में, कि आज के समय से हजारों साल पीछे अगर हम लोग चले जाते हैं, जब हमारे पास ना तो सिक्के थे ना तो नोट थे, क्या उस समय लोग व्यापार नहीं करते थे? हाँ भाई, उस समय भी व्यापार हुआ करता था, बिजनेस हुआ करता था। तो जब सिक्के ही नहीं थे, जब नोट ही नहीं थे, तो उस समय व्यापार क्या होता था? उस समय व्यापार होता था एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं।
मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसके पास भेड़ है, दूसरी एक महिला है जिसके पास सेब है। तो ये भेड़ वाला व्यक्ति क्या करेगा दोस्तों, ये सेब ले लेगा और सेब वाला आप देखते हैं कि भेड़ ले लेगा कि आप मेरी वस्तु ले लीजिए, मैं आपकी वस्तु ले लेता हूं। इसी के जरिए आप देखते हैं कि प्राचीन समय में व्यापार हुआ करता था और इसी को हम लोग क्या कहते थे दोस्तों, इसी को हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली करते थे। विनिमय का मतलब क्या होता है दोस्तों, विनिमय का मतलब होता है व्यापार, है ना। व्यापार करने का वो तरीका जिसमें वस्तु को रखा जाता है, वस्तु के बदले एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेन देन के तौर पर प्रयोग में लाया जाता है। इसी को हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं और प्राचीन समय के अंतर्गत आप देखते थे कि यह प्रक्रिया हमें देखने को मिलती थी। ठीक है, तो प्राचीन समय में यह प्रक्रिया देखने को मिलती थी, लेकिन आज के समय में हम लोग देखें दोस्तों कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली है ये खत्म हो चुकी है, या फिर आप देखते हैं कि बहुत कम स्तर पर हमें देखने को मिलती है ना। कि जब से मनुष्य ने मुद्रा का यूज करना शुरू कर दिया, मुद्रा का मतलब दोस्तों, मुद्रा का मतलब होता है कि जब से हमने सिक्कों को बनाना शुरू कर दिया, जब से आपने देखा कि हम लोगों ने नोट का आविष्कार करना शुरू कर दिया, तो ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी इसका प्रयोग हम लोग देखते हैं कि दोस्तों कहीं ना कहीं कम हुआ। लेकिन आज के समय में भी हम लोग देखें कि जो हमारे गांव देहात के क्षेत्र होते हैं वहां पर लोग क्या करते हैं दोस्तों, आज के समय में भी व्यापार करते हुए कि तू मेरा सामान ले ले, मैं तेरा सामान ले लेता हूं, और एक दूसरे के साथ कुछ इस तरीके से आप देखते हैं कि भारत में आज के समय में भी वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करती थी। अच्छा, ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी जिसमें कोई व्यक्ति एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन किया करता था, ये तरीका ना बहुत ज्यादा जटिल था, या फिर आप देखते थे कि बहुत ज्यादा मुश्किल था। और इसी को हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं, इसी को कहा जा रहा है आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। अब आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग का मतलब क्या है कि जब तक मनुष्य के द्वारा मुद्रा या फिर सिक्कों या फिर नोट का आविष्कार नहीं किया गया था, और जब हम एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को खरीदते और बेचते थे, तो उस समय ना व्यापार करने में, बिजनेस करने में बहुत मुश्किल होती थी। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि दोस्तों मेरे पास आप देखते हैं कि मान लीजिए सेब है और मैं चाहता हूं कि मुझे केला चाहिए, है ना, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मुझे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो क्या करे दोस्तों, कि जो मुख्य तौर पर जिसके पास केला हो, है ना, और वो क्या करे दोस्तों, जो अपना केला बेचना चाहे, है ना, और उसी के साथ साथ ऐसा व्यक्ति हो ये जिसके पास केला उपस्थित हो, जो अपना केला बेचना चाहे और मुझसे मेरा सेब प्राप्त कर ले, है ना। तो आप देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति का मिल पाना, ऐसी दोनों आवश्यक, दोहरी सहयोगिता का मतलब क्या है दोस्तों, ऐसी दोहरी सहयोगिता, दोहरे सहयोग का होना कि कोई व्यक्ति आप देखते हैं कि आपसे आपका सामान ले ले और उसके साथ साथ वो अपना सामान भी आपको देने को तैयार हो, ऐसे व्यक्ति का मिल पाना, ऐसा दोहरा सहयोग हो पाना बहुत मुश्किल था कि दोनों की आवश्यकताओं का सहयोग हो, है ना। वस्तु विनिमय प्रणाली में ये सबसे बड़ी जटिलता थी, सबसे बड़ी कमजोरी इसकी यही थी कि अगर मान लीजिए आपके पास सेब है और आपको क्या चाहिए दोस्तों, केला चाहिए, तो आपको एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो मुख्य तौर पर क्या कर ले दोस्तों, आप देखते हैं कि वो आपसे सेब ले ले और उसके साथ साथ वो अपना केला आपसे बदलने के लिए तैयार हो, और ऐसे व्यक्ति को ढूंढना ही बहुत मुश्किल चीज थी। इसी को हम लोग आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग करते थे। इसी की वजह से व्यापार करना जब तक मुद्रा नहीं थी बहुत ज्यादा जटिल हुआ करता था, और इसी वजह से हम देखते हैं क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली की वजह से व्यापार करना, बिजनेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। ऐसे व्यक्ति को ढूंढ पाना जो अपना सामान ले और आपका सामान दे दे, इस व्यक्ति को, इस तरीके के व्यक्ति को ढूंढना बहुत मुश्किल था। और इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि दोस्तों मनुष्य के द्वारा क्या किया जाता है, इन्हीं जरूरतों की वजह से, वस्तु विनिमय प्रणाली की इन्हीं कमियों की वजह से मुद्रा का आप देखते हैं कि दोस्तों निर्माण होता है। तो मुद्रा क्या है दोस्तों, मुद्रा आप देखते हैं कि एक प्रकार से एक माध्यम है या फिर एक तरीका है जिसके जरिए व्यापार किया जाता है ना। आप देखते हैं कि जब तक हम सामान के बदले सामान का लेन देन कर कर व्यापार कर रहे थे, तो उसमें बिजनेस करना, व्यापार करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसी वजह से मनुष्य को जरूरत होती है एक ऐसी चीज की जिसका सब खरीद, जिसको सब ले लें, है ना। समाज में एक ऐसी चीज हो जो सबके द्वारा आप देखते हैं कि स्वीकृत हो, सब उसको अपने पास प्रयोग रूपी ला सकते हैं, और उसी की वजह से हम देखते हैं कि मुद्रा को आविष्कृत किया गया। और अगर आप लोग देखें दोस्तों, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मुद्रा के बदले हम जो चाहें वो खरीद सकते हैं, है ना। तो शुरुआती समय में अगर हम लोग देखें दोस्तों कि मुद्रा के तौर पर मनुष्य ने सिक्कों का आविष्कार किया, तो शुरुआती समय में हम लोगों ने क्या किया था दोस्तों, सिक्कों का आविष्कार किया था। और वो भी कौन से सिक्के, शुरुआती समय के अंदर हम देखते हैं कि जो सिक्के बनते थे वो सोने चांदी के बनते थे। सोने चांदी जैसी महंगी आप देखते थे कि जो धातुएं होती थी उनसे बनते थे। अगर आपको याद होगा दोस्तों, रामायण महाभारत
है ना, उस समय के अंतर्गत आप देखते हैं कि 100 स्वर्ण मुद्राएं, मतलब 100 सोने के सिक्के, कुछ इस तरीके की बातें आप लोगों ने जरूर सुनी होगी। तो प्राचीन समय के अंदर जब मुद्रा का आविष्कार हुआ, व्यापार को सरल बनाने के लिए, तो मनुष्य के द्वारा शुरुआत में सिक्कों को निर्मित किया गया। ये सिक्के आप देखते हैं कि दोस्तों सोने और चांदी जैसी मूल्यवान धातुओं से बने थे, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि ये महंगी धातु थी, है ना। आप देखते हैं कि जब ये महंगी धातु थी तो लोग इन्हीं सोने चांदी को अपने घर पर जमा करने लगे। इसी की वजह से हम देखते हैं कि बाद में फिर सोने चांदी की जगह आप देखते हैं कि क्या होने लगा दोस्तों, कि सिक्कों को अब साधारण धातुओं से बनाया जाने लगा, तांबे से, है ना, आप देखते हैं कि पीतल से, इस तरीके से भी आप देखते हैं कि बाद के समय में हमें सिक्के बनते हुए दिखते हैं। और फिर जब और बाद का समय आया तो हम क्या देखते हैं दोस्तों, सिक्कों के बाद हमें क्या दिखता है दोस्तों, कि फिर बाद में कागज के नोट हमें चलते हुए दिखते हैं, कि मनुष्यों के द्वारा फिर कागज के नोटों को प्रयोग में लाया गया। और आज के समय में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास सिक्के और कागज दोनों तरह की जो हमारी मुद्राएं हैं उनका प्रयोग मनुष्यों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक, अगर हम लोग भारत के संदर्भ में बात करें, कि अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए, भारतीय मुद्रा की बात की जाए, तो हम क्या देखते हैं दोस्तों, कि हमारे देश के अंदर सिक्कों और नोट को जो जारी करता है वो भारत की सरकार के द्वारा अधिकृत हमारी एक एजेंसी है या फिर एक बैंक है, जिसको हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं, जिसको हम लोग आरबीआई के नाम से भी पुकारते हैं, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप देखते हैं कि 1935 के अंतर्गत निर्मित किया गया था। ये आरबीआई दोस्तों आप देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक ऐसा बैंक है जिसको ये दिया गया है कि देश में नोट बनेंगे, देश में सिक्के बनेंगे, इसको बनाने की जिम्मेदारी भारत के इस बैंक को दी गई है। भारत के अंदर करेंसी नोट पर आप जब भी आप कोई भी नोट लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2000 रुपए का नोट दिया गया है, तो इसके ऊपर कुछ बातें आपको लिखी हुई दिखती हैं। भारत के इस करेंसी नोट पर क्या क्या बातें लिखी होती हैं दोस्तों, इस पर लिखा होता है कि मैं धारक को उस नोट पर लिखी राशि देने का वचन करता हूं। आप देखते हैं ना, यहाँ पर लिखा रहता है कि मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन करता हूं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ये जो नोट है ये आरबीआई के द्वारा इशू किया गया है, जारी किया गया है, और इस नोट की कीमत क्या है दोस्तों, 2000 रुपए है। धारक का मतलब कि जिसके पास ये नोट है, जिसने इस नोट को धारण कर रखा है, जिसके पास ये नोट है ना, अब इस नोट के बदले वो 2000 रुपए की किसी भी चीज को खरीद सकता है ना। तो ये इस नोट के ऊपर आप देखते हैं कि लिखा था कि इस कागज की कीमत 2000 रुपए है। इसका अर्थ ये होता है आरबीआई के द्वारा आप देखते हैं कि इस नोट को जारी किया गया और इस कागज की कीमत 2000 रुपए है। जब आप 10 रुपए का देखते हैं तो उस पर लिखा रहता है कि मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन करता हूं। इसका मतलब कि ये जो नोट होगा वो 10 रुपए की उसकी कीमत मानी जाएगी। तो भारत में नोट आरबीआई के द्वारा लागू किए जाते हैं और आरबीआई की संस्था हमारे देश के अंदर नोट और सिक्कों दोनों को बनाती हुई दिखती है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, है ना। अब ये जो मुद्रा रही है, हमने मुद्रा को बनाया, शुरुआती समय में हमने सिक्कों के जरिए व्यापार को किया और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे कागज के भी नोट आने शुरू हुए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि मुद्रा के आने से कुछ हमारे को लाभ देखने को, कौन कौन से लाभ देखने को मिलते हैं। मुद्रा के आने से जो हमारी आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग थे ना, उससे हमें छुटकारा मिल जाता है कि भाई अगर जब तक मुद्रा नहीं थी तो मनुष्य क्या करता था, मेरे पास कोई वस्तु है, आपके पास कोई वस्तु है, मैं अपनी वस्तु आपको दूंगा, आप अपनी वस्तु मुझे देंगे, और उसी के जरिए वस्तु विनिमय प्रणाली के जरिए ही बिजनेस होता था और ऐसे व्यक्ति को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन जब मुद्रा को हमने प्रयोग में लाना शुरू किया और सब लोगों के द्वारा इसको स्वीकृति दी गई, तो अब आप बाजार में सिक्कों को या फिर नोट को ले जा सकते हैं, किसी भी सामान को खरीद सकते हैं, आसानी से आपके लिए बिजनेस करना आसान हुआ। तो आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग से आप लोगों को आजादी मिली, बिजनेस करना आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा सरल हो गया। मुद्रा को कहीं पर भी आप आसानी से क्या कर सकते थे दोस्तों, बिजनेस के लिए प्रयोग में ला सकते थे और इसको कहीं ढोने आप देखते हैं कि दोस्तों अब इसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जो आधुनिक युग में हम देखते हैं कि हमने क्या किया है, हमने बहुत हल्के हमारे जो कागज के नोट हैं वो बनाए हैं, है ना, और आप देखते हैं कि अब इनको ढोने की भी जरूरत नहीं है। अब वर्तमान समय में हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, वर्तमान समय में हमें दिखता है कि भैया अब तो डिजिटल ही क्या हो जाता है दोस्तों, आप देखते हैं कि पेमेंट हो जाती है, कि आपके पास पेटीएम है ना, या फिर आप देखते हैं कि आपके पास कोई और आप देखते हैं कि वॉलेट है, उसके जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं कि एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ही डायरेक्ट पैसा अब भेजा जाता है ना। आपको उस पैसे को या फिर उस मुद्रा को ढोने की भी जरूरत नहीं है। इतना फायदा आप देखते हैं कि अब बिजनेस का और व्यापार का हमें होता हुआ दिखता है। ठीक, अब यहां से कुछ हमारे और महत्वपूर्ण बिंदु होंगे दोस्तों, इनको एक एक कर हम लोग समझते चलेंगे और गहराई के साथ चीजों को समझेंगे। दोस्तों लिखा है कि बैंक में निक्षेप या फिर जमा करना, कि जब हम लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं तो उसके अंतर्गत किस तरीके से चीज़ों को किया जाता है, बैंक के अंदर पैसे को जमा करने की क्या पूरी रूपरेखा होती है वो समझते हैं। हम देखते हैं कि जितनी भी हमारी आवश्यकताएं होती हैं,
भी हमारी दैनिक आवश्यकताएं होती हैं, हम उसमें से बहुत कम करेंसी नोट की हमें ज़रूरत पड़ती है और बाकी राशि क्या करते हैं लोग अक्सर बैंकों के अंदर जमा करके रखते हैं। कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि अगर वो 50,000 रुपए कमा रहा है तो क्या वो पूरे 50,000 रुपए घर पे रखेगा? नहीं भाई, वो थोड़ा पैसा घर पे रखता है और बाकी पैसा आप देखते हैं कि वो बैंक के अंदर जमा करता है ना। कि 10,000 रुपए महीने के खर्चे के तौर पर उसने निकाल लिए और आप देखते हैं कि 40,000 रुपए वो क्या करता है दोस्तों, आप देखते हैं कि वो बैंक के अंदर जमा करता है। कि जो आवश्यकता होगी पैसों के लिए वो रख लेता है और अधिकतर पैसा बैंक के अंदर वो जमा रखता है। और आप क्या देखते हैं दोस्तों कि बैंक आखिर किस तरीके से काम करते हैं, यहां पर हम लोग उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए कि एक बैंक है, ठीक है। अब इस बैंक के अंदर आप देखते हैं कि दोस्तों क्या हुआ, हमें दिखता है कि एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति का अकाउंट है ना। ये व्यक्ति क्या करता है दोस्तों, ये व्यक्ति इस बैंक के अंदर अपना पैसा जमा कर देता है। मान लीजिए कि इसने 1 लाख रुपया इस बैंक के अंदर जमा किया है ना। अब बैंक क्या करता है दोस्तों, इसका 1 लाख रुपया जमा कर लेता है और बैंक क्या करता है दोस्तों, ऐसे ही आप देखते हैं कि बहुत सारे और लोग होते हैं, उनसे भी बैंक के पास, वो भी अपना पैसा बैंक के अंदर जमा करते हैं। अब होता यह है कि जिसने भी पैसा जमा किया होता है, ऐसा तो नहीं है कि भैया सारे ही लोग एक ही दिन सारा पैसा निकालने आ जाएंगे, ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा होने की संभावना बहुत कम होती है। तो बैंक क्या करता है दोस्तों कि जो पैसा उसके पास जमा होता है, बैंक ये पैसा फिर दूसरे लोगों को उधार देता है ना। क्या करता है, दूसरे लोगों को उधार देता है या फिर ऋण के तौर पर देता है ना। जैसे मान लीजिए किसी को घर बनाना है, किसी को गाड़ी खरीदनी है, किसी को पढ़ाई के लिए पैसा उधार चाहिए, तो लोगों से ही पैसा बैंक जमा करता है। जो पैसा बैंक के पास जमा होता है फिर वो दूसरे लोगों को उधार देता है और बैंक उस पैसे को जो उधार देता है ना, उस पर क्या करता है दोस्तों, उस पर ब्याज लगाता है। ब्याज का मतलब उस पर इंटरेस्ट लगाता है। मान लीजिए कि अगर आपको 1,000 रुपए दिए तो आपसे कहेगा कि भाई आप ना मेरे को 1,100 रुपए दे देना 6 महीने के, है ना। तो आप देखते हैं जैसे 100 रुपए बढ़ाकर उनसे मांगा जा रहा है, तो इससे बैंक, आप देखते हैं कि इससे बैंक की कमाई हो जाती है 100 रुपए। बहुत से लोगों से पैसा लिया, अपने पास जमा किया और फिर दूसरे लोगों को दिया और उनसे जब वापसी पैसा मांगा तो थोड़ा बढ़ाकर मांगा। कुछ इस तरीके से बैंक कार्य करते हैं। अच्छा, लोग बैंक के पास पैसा जमा क्यों करते हैं? क्योंकि ये गारंटी होती है बैंक के द्वारा कि भाई आपके पैसे को सुरक्षित रखा जाएगा। घर पे रखते हैं तो वो लूट वूट होने का खतरा होता है, इसीलिए लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसीलिए बैंक पैसे के अंतर्गत जमा किया जाता है ना। तो बैंक में जो पैसा जमा होता है, बैंक उन्हें दूसरे लोगों को दे देता है पैसा ब्याज पर, इंटरेस्ट पर, और इसके जरिए बैंक की क्या होती है दोस्तों, आमदनी होती है। कुछ इस तरीके से बैंक का पैसा करते हैं। तो लोग क्या है दोस्तों, लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने पैसे को बैंक खाते के अंतर्गत जमा कर देते हैं और ऐसा होना बहुत नामुमकिन है कि एक ही दिन सारे खाते धारक पैसा निकालने के लिए आ जाए, है ना। तो लोगों की जितनी ज़रूरत होती है वो उतना ही पैसा निकालते हैं, बाकी पैसा बैंक के अंदर रखा रहता है। और बैंक क्या होता है दोस्तों, जो जमा पैसा होता है ना, उसे आप देखते हैं कि उसे दूसरे लोगों को पैसा उधार के तौर पर दे देता है और उसके जरिए आप देखते हैं कि बैंक को क्या होती है दोस्तों, बैंक को आमदनी या फिर आप देखते हैं कि बैंक को प्रॉफिट होता है ना। कुछ इस तरीके से आप देखते हैं कि दोस्तों बैंक अपनी चीज़ों को करता है ना। कुछ इस तरीके से बैंक को क्या किया जाता है दोस्तों, हम देखते हैं कि कराया जाता है। अच्छा, अगर आप देखें दोस्तों कि अगर आपको बैंक में पैसे जमा करने होते हैं या फिर अगर आपको बैंक से पैसा निकालना होता है ना, तो उसके लिए आप देखते हैं कि अलग अलग तरीके होते हैं। तो एक एक कर जो बैंक से हम देखते हैं कि हमें अगर पैसा जमा करना है या फिर अगर हमें पैसा निकालना है तो उसके क्या स्वरूप है, उसे हम देखते हैं कि लोग अपना बकाया पैसा क्या है दोस्तों, अगर किसी को भुगतान करना चाहें, अगर किसी को देना चाहें तो वो चेक के तौर पर भी दे सकते हैं, है ना। मैं अगर चाहूँ कि मैं अगर किसी को पेमेंट करना चाहूँ, है ना, मैं किसी कंपनी से अगर कोई सामान खरीद रहा हूँ, किसी व्यक्ति को कोई पैसा दे रहा हूं, तो मैं चाहूं तो कैश में पैसा दे सकता हूं या फिर हर बैंक के अंदर जो बैंक का खाता धारक होता है उसको आप देखते हैं कि एक चेक दिया जाता है और उस चेक के जरिए आप क्या कर सकते हैं दोस्त, उस चेक के जरिए आप लोग अपनी ज़रूरत को चेक कर सकते हैं, है ना। आप देखते हैं कि बैंक के अंदर आपको चेक बुक दी जाती है और उस चेक बुक के जरिए आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी को भी पेमेंट दे सकते हैं। तो उस चेक पर, है ना, उस चेक पर जो भी व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का होता है ना दोस्तों, उस व्यक्ति का आप देखते हैं कि उस व्यक्ति का नाम लिखा रहता है, उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर लिखा रहता है और आप क्या है दोस्तों, आप जितनी पेमेंट निकालना चाहें उतनी पेमेंट लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद उतनी पेमेंट आपको अंकों में लिखनी होती है, उतनी ही पेमेंट आपको शब्दों में लिखनी होती है। उसके बाद आपको वहाँ पर सिग्नेचर कर देने होते हैं और तारीख लिखनी होती है ना। आप चाहें तो अगर आपको खुद पैसे कैश में चाहिए, मैं बैंक में गया और बैंक से मुझे पैसे कैश में चाहिए, तो उसके लिए भी मैं चेक भर कर जमा करूंगा। उस चेक में मैं ये भी लिख सकता हूं कि सेल्फ मुझे पैसा चाहिए, तो बैंक दे देगा। और मैं अगर चाहूं किसी और व्यक्ति को देना चाहूं तो उनका नाम और उनका खाता नंबर डाल दिया जाता है, तो बैंक क्या करता है दोस्तों, हमारे अकाउंट से उनको पैसा ट्रांसफर कर देता है ना। तो चेक जारी हो जाने के बाद आप देखते हैं दोस्तों कि हर व्यक्ति को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं और इसी के जरिए आप देखते हैं कि पेमेंट होती है, ठीक। तो ये तो एक चेक होता है जिसके जरिए आप देखते हैं कि आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं
पैसे का भुगतान कर सकते हैं। दूसरा आप देखते हैं दोस्तों, चेक से ही सिमिलर एक होता है जिसे हम लोग डीडी या फिर डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं, है ना। अब डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता है, बेसिकली डिमांड ड्राफ्ट के अंदर आप लोग देखते हैं कि दोस्तों ये जो डिमांड ड्राफ्ट होता है ना, जिसे हम लोग डीडी कहते हैं, अगर आप ध्यान से देखें ये सिमिलर ही होता है, ये चेक की तरह ही है। ये जो डीडी है ये चेक की तरह ही होता है, लेकिन डीडी के अंदर आप देखते हैं कि डिमांड ड्राफ्ट के अंदर एक अलग नंबर होता है। अब ये डिमांड ड्राफ्ट का प्रयोग कहाँ पर होता है दोस्तों? डिमांड ड्राफ्ट का प्रयोग होता है कि मान लीजिए कि अगर आप किसी स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहां पर आप चेक जमा नहीं करा सकते, वहां पर आप पैसा कैश में भी नहीं दे सकते। अधिकतर बड़ी जो संस्थान, बड़े जो विश्वविद्यालय, बड़े जो कॉलेजेस होते हैं, उनमें जब फीस जमा की जाती है, जब पैसे का भुगतान किया जाता है, तो वो डीडी के फॉर्मेट में ही किया जाता है। किसी की फीस अदा करनी हो तो उस समय हम डीडी का प्रयोग करते हुए देखते हैं, है ना। तो डीडी बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है और इसके अंदर आप देखते हैं कि दिखने में चेक की तरह ही होता है और इसके जरिए भी आप क्या करते हैं दोस्तों, किसी को पैसा अदा कर सकते हैं। तो जिनको आप पैसा देंगे उनका नाम यहाँ पर लिखा जाता है, जितना पैसा देंगे यहाँ पर उसको शब्दों में लिखते हैं और जितना पैसा दिया जाएगा वो यहाँ पर अंकों में लिखा जाता है। यहाँ पर तारीख लिखी जाती है, हर डीडी का एक नंबर होता है और उसके बाद बैंक का जो अधिकारी होता है उसके सिग्नेचर होते हैं और फिर उसके जरिए पेमेंट होती है। तो ये डीडी जिसके तहत आप देखते हैं कि फीस अदा करने का एक प्रोसेस होता है जो हमें करता हुआ दिखता है, दिखने में चेक की तरह ही होता है। तो चेक के थ्रू आप कोई भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन डीडी के थ्रू बहुत लिमिटेड पेमेंट, जैसे फीस जमा करनी हुई, ऐसे ही कार्य हमें करते हुए दिखते हैं। ठीक, तो कुछ इस तरीके से आप देखते हैं कि दोस्तों ये हमें देखने को मिलता है। दिखने में दोनों ही सेम है, अगर आप देखें चेक और डिमांड ड्राफ्ट या फिर जो हमारा डीडी होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे होम मिनिस्ट्री को पैसा अदा करना है किसी चीज़ का, है ना, भारत का जो गृह मंत्रालय है उसमें मुझे पैसा जमा करना है, तो मैं डीडी का प्रयोग करूंगा, है ना। तो उस समय जो मैं मिनिस्ट्री को भेज रहा हूँ तो उनका नाम आएगा, जितना पैसा भेज रहा हूँ उतना शब्दों में आएगा, उतना यहाँ पर अंकों में आएगा, बैंक के अधिकारी का सिग्नेचर होगा और उसके बाद आप देखते हैं कि हर डीडी का एक नंबर आपको दिखता है। चेक आप किसी को भी दे सकते हैं, किसी कंपनी को मैं दे रहा हूँ, जैसे ये सॉफ्टवेयर कंपनी है, जितना पैसा दे रहा हूँ उतना शब्दों में लिखा होगा, यहाँ पर अंकों में लिखा होगा, यहाँ पर मेरे सिग्नेचर होंगे और उसके बाद आपको दिखता है कि यहाँ पर मेरा नंबर आपको दिखे। तो कुछ इस तरीके से आप देखते हैं कि चेक और डीडी के अंदर हमें अंतर देखने को मिलता है। कुछ हमारे और बिंदु हैं, उसको भी एक एक कर हम लोग समझते चलते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन हमारे बच्चों के समक्ष बिल्कुल भी नहीं रहे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमें दिख रहा है क्रेडिट, या फिर जिसे हम लोग एक और तरीके से भी पुकारते हैं, इसे हम लोग उधार के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, अब होता क्या है दोस्तों कि बैंक के अंदर जितना भी जमा पैसा होता है ना, बैंक क्या करता है दोस्तों, एक छोटा सा हिस्सा ही कैश के रूप में रखता है। कि बैंक में अगर मान लीजिए कि 100 रुपए जमा है तो उसका बहुत छोटा परसेंट ही क्या करता है दोस्तों, मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि बैंक अपने पास कैश के तौर पर रखता है, बाकी सारा पैसा बैंक उधार के तौर पर रख चुका होता है ना। मान लीजिए कि अगर किसी बैंक के अंदर 100 लोग हैं और इन 100 लोगों ने बैंक में अपना क्या दिया दोस्तों, पैसा जमा किया है ना। तो इन लोगों ने जितना भी पैसा जमा किया है, इनका बहुत कम पैसा ही कैश के तौर पर जमा होता है, ये लोग थोड़ा ही पैसा वापस निकालेंगे, बाकी सारा पैसा बैंक दूसरे लोगों को उधार के तौर पर दे चुका होता है, या फिर हम देखते हैं कि क्रेडिट के तौर पर दे चुका होता है। क्रेडिट मतलब उधार या फिर ऋण जिसे कहा जाता है। सामान्यतः आप देखते हैं कि बैंक के पास 15% है ना, जितना पैसा जमा है उसका मात्र 15% ही कैश के तौर पर आप देखते हैं कि मौजूद होता है, बाकी सभी पैसा आप देखते हैं कि बैंक क्या करता है दोस्तों, बाकी सभी पैसा बैंक उधार दे चुका होता है। तो अगर कोई व्यक्ति बैंक जाए तो वो क्या कर सकता है दोस्तों, बैंक से अपना पैसा निकाल सकता है। मान लीजिए कि मेरा अगर SBI में अकाउंट है और अगर बैंक ये कहे कि भैया हमारे पास तो 15% ही पैसा है, तो बैंक बहुत कैलकुलेशन करके चलते हैं, वो देखते रहते हैं कितने हमारे पास अकाउंट होल्डर्स हैं, कितने हमारे पास खाता धारक हैं, कितना पैसा हमारा जमा है, कितने लोग निकाल सकते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन बिठाते हैं। जितना भी पैसा होता है जिसका, वो जब भी निकालना चाहे तो वो उसे आसानी से निकाल सकता है ना। और उसको आप देखते हैं कि उसको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई रुकावट उसके अंतर्गत नहीं होती हुई दिखेगी। ठीक, अच्छा, अब मुख्य तौर पर हम लोग देखते हैं कि बैंक आखिर किस तरीके से क्या करते हैं दोस्तों, अपना कार्य करते हैं। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप सभी के सामने रखा कि अगर हम लोग देखें दोस्तों कि ये एक बैंक है, ठीक, अब हमने इसको एक बैंक के तौर पर देखा। अब भाई इस बैंक के अंदर आप लोग देखते हैं कि दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जिनका आप देखते हैं कि पैसा यहाँ पर जमा हुआ है ना। इन सभी लोगों का आप क्या देखते हैं दोस्तों कि इन सभी लोगों ने अपने पैसे को इस बैंक के अंदर जमा किया है। ठीक, अब इस बैंक के पास आप देखते हैं कि मान लीजिए दोस्तों 1 करोड़ रुपया जमा है, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर। अब बैंक क्या करता है दोस्तों, इस 1 करोड़ में से लगभग 15 लाख रुपए अपने पास कैश के तौर पर रखता है कि भाई होगा मोटे तौर पर कितने लोग वापस लेने आएंगे, है ना। तो आप देखते हैं कि एक कुछ सर्टेन अमाउंट 15% जो अमाउंट होगा वो आप देखते हैं कि बैंक अपने पास जमा रखता है कि इनमें से अगर किसी को पैसा लेना होगा तो वो आराम से हम उनको दे पाएंगे।
अब बाकी का जो पैसा होता है दोस्तों, आप देखते हैं कि उस बाकी के पैसे को बैंक क्या करता है दोस्तों, उधार दे दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को। कोई भी व्यक्ति आए वो बैंक से क्या कर सकता है दोस्तों, इस उधार को ले सकता है ना। तो आप देखते हैं कि लोग व्यक्ति बैंक से आकर अपना पैसा उधार देता है कि कोई भी व्यक्ति आएगा और वो कहेगा कि भाई मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे अपने बच्चे की पढ़ाई करानी है, मुझे घर बनाना है, बैंक से पैसा वो उधार लेगा। बैंक कहेगा कि हाँ पैसा ले लो, मैं आपको अगर 1000 रुपये दे रहा हूँ तो अगर मैं आपसे 1 महीने के बाद पैसा लूंगा या फिर 10 महीने के बाद पैसा लूंगा तो आपको मुझे 1100 रुपये देने होंगे। तो पैसा बढ़ाकर, ब्याज बढ़ाकर बैंक पैसा लेता है और इसके जरिए जो पैसा आया है, अब ये जो 100 रुपये आपको दिखे हैं कि बैंक के पास आए हैं, ये बैंक की आमदनी हो। किसी से पैसा लिया, किसी को पैसा उधार दिया, उसके बाद जो ब्याज आया वो बैंक का खुद का प्रॉफिट होता है। और कुछ इस तरीके से हमारे बैंक आपको दिखता है कि दोस्तों कार्य करते हुए हमें दिख जाते हैं, है ना। कुछ इस तरीके से हमारे बैंक आपको दिखते हैं कि ब्याज लेकर क्या करते हैं दोस्तों, उनकी आय का स्रोत होता है। बैंक इस तरीके से अपने प्रॉफिट को बनाते हैं। अब हर बैंक क्या करता है दोस्तों, अपने खाता धारकों को कुछ कार्ड्स देते हैं, है ना। हर बैंक क्या करता है दोस्तों, आज के समय में ये तो बहुत ज़्यादा एडवांस एक चीज़ हो गई है, जिसे हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं, जिसे हम लोग क्रेडिट कार्ड के नाम से पुकारते हैं। तो क्रेडिट कार्ड कुछ दिखने में ऐसा होता है और ये होता है दोस्तों हमारा डेबिट कार्ड। तो ये एक तरीके से दोस्तों प्लास्टिक के रूप में होता है और इसीलिए इसको हम लोग प्लास्टिक मनी के नाम से भी पुकारते हैं। इसको हम लोग प्लास्टिक मनी के नाम से भी आप देखते हैं कि पुकारते हैं। तो हर बैंक अपने खाता धारकों को कार्ड देते हैं जिनको हम लोग क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड कहते हैं। और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड आधुनिक समय में आप देखते हैं कि पेमेंट करने का, आधुनिक समय में सामान को खरीदने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र बन गया है ना। अब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में फ़र्क क्या होता है दोस्तों, इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। कोई बैंक है ना, अब इस बैंक ने क्या किया दोस्तों, इस बैंक के द्वारा अपने किसी भी खाता धारक को 2 कार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला आप देखते हैं कि दोस्तों एक कार्ड दिया जा रहा है जिसे हम लोग कह रहे हैं क्रेडिट कार्ड, ठीक है। और दूसरा जो कार्ड दिया जा रहा है दोस्तों उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, उसको हम लोग कह रहे हैं डेबिट कार्ड, ठीक है। अब इन दोनों में क्या अंतर है, इसको हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश आप सभी के सामने करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास अगर डेबिट कार्ड है ना, आप देखते हैं कि मान लीजिए कि अगर मेरे पास डेबिट कार्ड है और मेरे डेबिट कार्ड में आप देखते हैं कि दोस्तों मान लीजिए कि 100 रुपये है ना, मेरे अकाउंट में, है ना, मेरे खाते के अंदर आप देखते हैं कि दोस्तों मान लीजिए कि 100 रुपये हैं। मैं कोई सामान खरीदने गया मान लीजिए, और मैंने जो सामान खरीदा उसकी कीमत 120 रुपये है ना। तो अगर मैं अपने सामान को खरीदते हुए अपने डेबिट कार्ड के थ्रू भुगतान करना चाहूँगा, है ना, ध्यान से सुनिएगा कि मैं सामान लेने के लिए गया हूँ, जूते लेने के लिए गया हूँ, मान लीजिए मेरी जूते की जो कीमत है वो 120 रुपये है और मेरे अकाउंट में मात्र 100 रुपये हैं। तो अगर मेरे पास डेबिट कार्ड होगा ना तो मेरी पेमेंट क्या हो जाएगी दोस्तों, फेल हो जाएगी। डेबिट कार्ड का मतलब होता है कि आपके अकाउंट में जितना पैसा है, 100 रुपये है तो मैं 100 रुपये तक का ही सामान खरीद सकता हूँ, उससे ज़्यादा का नहीं। वहीं क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है, क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि भैया मैं, आपको दिखता है कि मेरे अकाउंट में 100 रुपये हैं और अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड है और मेरे को कोई सामान पसंद आया है वो 120 रुपये का है, तो बैंक क्या करेगा, अरे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप तो हमारे बहुत अच्छे कस्टमर हैं, लो 20 रुपये हमसे उधार ले लो, है ना। क्रेडिट का मतलब क्या है कि 20 रुपये हमसे क्या ले लो दोस्तों, उधार ले लो, है ना। तो आप देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है कि आप बैंक से पैसा उधार ले लेते हैं। मेरे पास थे 100 रुपये मेरे अकाउंट में, मुझे 120 रुपये का सामान पसंद आया तो बैंक मुझे 20 रुपये उधार दे देगा और मैं आसानी से उस सामान को खरीद सकता हूँ। क्या आपको 20 रुपये वापस करने होंगे? हाँ, जब भी आपके पास आपकी सैलरी आएगी, जब भी आपके पास आपका पैसा आएगा तो अपने 20 रुपये आपको वापस करने होंगे, बैंक चुपचाप वो पैसे आपके निकाल लेगा, काट लेगा। तो ये होता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर। डेबिट कार्ड में जितना पैसा आपके अकाउंट में है उतना ही भुगतान आप कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में आपको क्या मिलता है, आपको बैंक जो है दोस्तों वो पैसा उधार देता है, आप एक्स्ट्रा पैसा ले सकते हैं ना। तो ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होता है जो आधुनिक समय में आप देखते हैं कि पेमेंट करने का एक तरीका है। और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को हम लोग प्लास्टिक मनी के नाम से भी आप देखते हैं कि दोस्तों इनको पुकारते हैं, है ना। जी हाँ, इनको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, इनको हम लोग प्लास्टिक मनी के नाम से भी पुकारते हैं। तो क्रेडिट कार्ड में आपको बैंक से कर्ज मिल जाता है, डेबिट में जितना पैसा है उतना ही पैसे से आप पेमेंट करते हैं। इनकी वजह से अब कैश आपको लेकर चलने की भी जरूरत नहीं, बस एक कार्ड है, स्वाइप करो और पेमेंट आपकी हो जाए। ठीक, चलिए अब दोस्तों ऐसा थोड़ी है कि जैसे जैसे मैंने आपको बताया है ना, जैसे हमने पीछे यहाँ पर देखा था कि बैंक क्या करता है, लोगों को पैसा उधार देता है। क्या ऐसा संभव है कि कोई भी चला जाए, एरा गहरा नत्थु खेरा गए, भैया जी हमको 2000 करोड़ दे दीजिए, वो हमें घूमने जाना है, रशिया जाना है घूमने के लिए, हमें 2000 दे दीजिए, हमें ना 100 करोड़ दे दीजिए, हमें घर बनाना है।
क्या कोई ऐसा व्यक्ति है कोई अचानक जाके जितना भी पैसा मांगना चाहे उतना मांग ले? ऐसा थोड़ी होता है। बैंक जब भी पैसा उधार देता है ना तो उसकी कुछ शर्तें होती हैं और उन्हीं शर्तों के आधार पर किसी व्यक्ति को पैसा दिया जाता है। आंख बंद करके पैसा नहीं बांट दिया जाता है ना। बैंक क्या करता है दोस्तों, कुछ चीजों को देखता है और उसी के बाद आप देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को पैसा उधार दिया जाता है। तो यहाँ पर यही डिस्कस हो रहा है दोस्तों। क्या डिस्कस हो रहा है यहाँ पर? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्रेडिट की शर्तें के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जब पैसा बैंक के द्वारा उधार दिया जाता है ना दोस्तों, तो उसके लिए आप देखते हैं कि क्रेडिट की शर्तें होती हैं। लोग क्या करते हैं दोस्तों, बैंक से पैसा उधार लेते हैं अलग अलग तरीकों से। जैसे किसान अपनी बीज को खरीदने के लिए, ऐसे ही व्यापारी लोग नई फैक्ट्री को लगाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, उनको कर्ज की जरूरत पड़ जाती है। कोई व्यक्ति को अपनी गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, तो उनको आप देखते हैं कि कर्ज की जरूरत पड़ जाती है। बड़े बड़े उद्योगपति जो होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, इनको फैक्ट्रियां लगाने के लिए बैंक से पैसा उधार लेना पड़ता है। तो जब किसी देश के अंदर आप देखते हैं कि बैंक मौजूद होंगे और बैंक जब लोगों को आसानी के साथ पैसा उधार देंगे, तो उसी देश से, उसी बैंक के पैसे से आप देखते हैं कि वो पैसे से ही देश आगे बढ़ता है ना। अगर आप फैक्ट्री लगाना चाहें, आपके पास मजदूर भी हैं, आपके पास कच्चा माल भी है, लेकिन आपके पास पैसे की कमी हो रही है, अगर बैंक मौजूद ना हो जहां से आपको पैसा उधार ना मिले, तो फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी, देश का विकास रुक जाएगा। तो देश के विकास के अंतर्गत आप देखते हैं कि जो उधार की फैसिलिटी होती है, जो क्रेडिट होता है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि इसी पैसे को जब लोगों को मिल जाता है तो उससे अलग अलग चीज़ों को खरीदते हैं। जब लोग पैसा आता है, कोई व्यक्ति अगर गाड़ी को खरीदता है तो उससे गाड़ी की इंडस्ट्री चलती रहती है ना, तो लोग अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं और उससे उस इंडस्ट्री की भी आप देखते हैं कि जो आवश्यकता होती है वो पूरी होती रहती है। तो क्रेडिट के जरिए बड़े स्तर पर आप लोग देखते हैं कि चीज़ें हमें पूरी होती हुई दिखती हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है दोस्तों, आप देखते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई पैसा बैंक के द्वारा उधार दिया जाता है ना, तो उसकी कुछ शर्तें होती हैं, है ना। सबसे पहले आप लोग देखते हैं कि दोस्तों लोन का एक अग्रीमेंट बनाया जाता है। अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप देखते हैं कि बैंक एक प्रकार से वादा लेता है ना, एक प्रकार से लिखित तौर पर एक अग्रीमेंट होता है दोस्तों, है ना। लिखित तौर पर आप लोग क्या देखते हैं कि एक प्रकार से कागज होता है जिसपे लिखित तौर पर लिखा रहता है कि हम आपको इतना इतना पैसा उधार दे रहे हैं और आपको कब तक पैसा वापस कर देना होता है ना। और उसके अंदर आप देखते हैं कि इस अग्रीमेंट के अंदर, इस वादे के अंदर ब्याज की दर लिखी रहती है कि कितना पैसा आपको बढ़ाकर देना होगा, कब तक आप पैसा चुका देंगे, उसके सारे नियम आप देखते हैं कि उस कानूनी पर्चे के अंदर लिखे रहते हैं, है ना। और कितनी मासिक पेमेंट आप करेंगे, कितने महीने आप हमें एक एक कर पैसा देते रहेंगे, ये सभी चीजें आप देखते हैं कि उस अग्रीमेंट के अंदर आप देखते हैं कि लिखी रहती हैं, है ना। तो बैंक जब भी किसी पैसे को किसी व्यक्ति को उधार देता है तो सबसे पहले वो चेक करता है। मान लीजिए कि मैं गया और मैं बैंक से कहूँ कि मुझे 100 करोड़ चाहिए, तो बैंक दे देगा? नहीं देगा। बैंक ये देखेगा कि भाई अगर ये 100 करोड़ मांग रहा है तो क्या ये वापस दे सकता है कि नहीं दे सकता। एक शब्द यहाँ पर यूज किया जाता है आपके चैप्टर के अंतर्गत, जिसे क्या कहा जा रहा है, जिसे कहा जा रहा है साख, है ना। साख का मतलब क्या है दोस्तों, साख का मतलब है कि आपकी रेपुटेशन, है ना। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें कि आपकी हैसियत, क्या आप जितना पैसा मांग रहे हो उतना पैसा वापस करने की आपकी हैसियत है भी या नहीं, है ना। तो बैंक क्या करता है दोस्तों, हर एक व्यक्ति की साख, या फिर हम क्या देखते हैं दोस्तों, उनकी हैसियत को देखता है ना। अगर सिंपल शब्दों में कहें, उनकी औकात को देखता है कि क्या ये वास्तविकता में पैसा उधार दे सकता है कि नहीं, है ना। तो जब भी बैंक किसी को पैसा उधार देता है तो उसकी साख को चेक करता है ना। और उसके लिए बैंक क्या करता है दोस्तों, उसके लिए बैंक सबसे पहले ये देखता है कि आप कहाँ से पैसा कमाते हैं, कितने आपके बिजनेस चल रहे हैं, कितनी आपकी सैलरी आती है, ये चेक करता है। अब पैसा देते समय बैंक क्या करता है दोस्तों, बैंक कुछ कोलेट्रल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जब बैंक आपको पैसा उधार देता है ना, कुछ चीज आपको रखती है, कुछ चीज आपको बैंक के पास गिरवी रखनी होती है ना। कोलेट्रल का मतलब क्या है कि जब बैंक आपको पैसा देगा, एक तो वो आपकी हैसियत को देखेगा कि आप पैसा वापस कर सकते हैं कि नहीं, और जितना पैसा आप लेते हैं ना उसके बदले में आपको कोई चीज गिरवी रखनी होती है। आपको अपने जमीन के कागज रखने पड़ सकते हैं बैंक में, गाड़ी के कागज रखने पड़ सकते हैं, है ना। आपको अगर जानवर संबंधी जो है उनके संबंधी जो कागज हैं, बीमा पॉलिसी जो है ना, तो आप देखते हैं कि वो सभी चीजें आपको बैंक में रखना पड़ती हैं। आपको अपना सोना रखना पड़ सकता है अगर आप पैसा ले रहे हैं। ये क्यों रखा जाता है गिरवी, है ना, कोई भी चीज बैंक के पास क्यों सिक्योरिटी के तौर पर रखी जाती है, कि अगर भविष्य में आप पैसा जमा नहीं कर पाए तो जो चीज गिरवी के तौर पर रखी गई है, जो सिक्योरिटी के तौर पर रखी गई है, बैंक उसको बेचकर क्या करता है दोस्तों, अपने नुकसान की भरपाई को वसूलना चाहता है ना। बैंक थोड़ी चाहता है कि आप पैसा ले जाएं और उसके बाद कहें कि भाई हम वापस नहीं दे सकते। तो सिक्योरिटी के तौर पर आप देखते हैं किसी भी चीज को गिरवी रखा जाता है, और इस गिरवी रखी गई चीज का फायदा यही होता है कि अगर आप पैसा जमा करने में असमर्थ होते हैं तो फिर आप देखते हैं कि बैंक उस चीज को बेच लेता है और अपना नुकसान होने से बचाता है। हम देखते हैं कि दोस्तों कर्ज देते समय सबसे पहले एक अग्रीमेंट होता है, उस अग्रीमेंट के अंदर ब्याज की दरें लिखी जाती हैं, आप कब तक पैसा जमा कर देंगे वो लिखा होता है।
सबको उसको मानना होता है ना। इसी को हम लोग लोन कहते हैं, इसी को हम लोग कर्ज कहते हैं, इसी को हम लोग उधार कहते हैं, इसी को हम लोग क्रेडिट कहते हैं, है ना। तो लोन लेते समय, उधार लेते समय, ऋण लेते समय ये सभी चीज़ें रखी जाती हैं और आपको कोई ना कोई चीज़ अपनी गिरवी रखनी होती है। और जो बैंक आपको पैसा उधार देता है तो वो आपकी साख या फिर आपकी हैसियत पर निर्भर करता है ना। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने यहाँ पर आप सभी के सामने रखी हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग कुछ बातों को और अच्छे तरीके से देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। और वो क्या है, यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के संदर्भ में अगर हम लोग देखें दोस्तों कि हमारे देश के अंदर ग्रामीण इलाकों में जो कर्ज लेने का स्रोत है वो क्या है, यहाँ पर हम लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों हमारे पास दो स्रोत हैं, दो जगह से लोग पैसा उधार लेते हैं। एक कहलाता है औपचारिक तरीका। औपचारिक तरीके का मतलब क्या होता है दोस्तों? औपचारिक तरीके का मतलब होता है कि हमारे पास कोई बैंक मौजूद है, मैं बैंक में गया, बैंक में जाने के बाद मैंने पैसा उधार ले लिया या फिर लोन ले लिया। इस तरीके से जब आप पैसा उधार लेते हैं तो इसको औपचारिक तरीका कहा जाता है। कहीं कहीं पर आप देखते हैं कि कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटियां भी होती हैं, कुछ लोगों के द्वारा कुछ संस्थाएं बनाई गई होती हैं। उन संस्थाओं से भी जब आप पैसा लेते हैं तो उनको औपचारिक सेक्टर कहते हैं, फॉर्मल सेक्टर के नाम से पुकारा जाता है। अनौपचारिक सेक्टर भी होते हैं जहां से लोग पैसा उधार लेते हैं, जैसे आप किसी दोस्त से पैसा उधार ले लेते हैं, किसी रिश्तेदार से, किसी व्यापारी से, किसी साहूकार से। तो अगर हम लोग देखें दोस्तों कि इस दिए गए आकृति में हम ये देख पा रहे हैं कि भारत के अंदर अधिकतर जो हमारे ग्रामीण लोग हैं ना, वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, अधिकतर ग्रामीण लोग अनौपचारिक सेक्टर, या तो साहूकार से, या तो रिश्तेदारों से, या तो व्यापारियों से क्या करते हैं दोस्तों, पैसा आपको दिखता है कि वो पैसा उधार लेते हुए हमें दिख रहे हैं, है ना। अच्छा, होता क्या है कि जब आप पैसा किसी बैंक से उधार लेते हैं या फिर किसी औपचारिक सेक्टर से पैसा उधार लेते हैं तो उसके अंदर आरबीआई जो हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है, उसने जो नियम बनाए हैं उन्हीं नियमों के आधार पर आप देखते हैं कि दोस्तों उन्हीं नियमों के आधार पर ब्याज तय होता है ना। अगर मान लीजिए कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसा उधार लेता हूँ, एसबीआई से, मान लीजिए कि मैं 1000 रुपये उधार ले रहा हूँ, तो जो ब्याज दर तय होगी, जो आरबीआई ने तय कर दी होगी कि भाई अगर कोई 1000 रुपये लेगा तो कितना पैसा बढ़ाकर आप उससे मांगेंगे, ये हमारा आरबीआई तय करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उतना ही पैसा एसबीआई मुझसे पैसा बढ़ाकर लेगा, है ना। कानून के हिसाब से आप देखते हैं कि बैंकों को काम करना होता है। वहीं अनौपचारिक सेक्टर में मान लीजिए कि अगर मैंने किसी साहूकार से, किसी लाला से, किसी दुकानदार से, किसी व्यापारी से पैसा उधार लिया, अब उसके ऊपर आरबीआई के कानून और नियम लागू थोड़ी होते हैं, तो वो तो अपनी मन मर्जी से क्या करता है दोस्तों, बहुत ज्यादा ब्याज बढ़ाकर पैसा मांगता है। कि अगर आपने किसी साहूकार, किसी व्यापारी से पैसा लिया है 1000 रुपये, तो वो कहेगा कि भाई 2000 रुपये वापस जमा करने पड़ेंगे तुम्हें, वो भी 2 महीने के अंदर। अगर नहीं दोगे तो मैं ब्याज बढ़ाता चला जाऊंगा। तो आप देखते हैं कि अनौपचारिक सेक्टर के अंदर जो ब्याज होता है, जो इंटरेस्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा ऊंचा लगाया जाता है, जिसकी वजह से जो लोग होते हैं वो अनौपचारिक सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, है ना। अगर आप देखें दोस्तों कि आखिर जब अनौपचारिक सेक्टर के अंदर ब्याज बहुत ज़्यादा लिया जाता है तो लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आपको देख पा रहे हैं कि फिर भी दुकानदारों से, साहूकारों से, व्यापारियों से पैसा उधार क्यों ले रहे हैं। इसके पीछे वजह यह है कि हमारे देश के अंदर जो बैंकिंग व्यवस्था है ना, वो कहीं ना कहीं अभी भी जटिल है। क्या है दोस्तों, अभी भी हमारे देश के अंदर वो एक जटिल प्रक्रिया है। भारत के अंदर अभी भी हमारे जो ग्रामीण लोग हैं वो आपको क्या दिखते हैं दोस्तों, अशिक्षित दिखते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं दिखते हैं। और बैंक जब पैसा जमा करता है तो वो लोन के अग्रीमेंट लेता है, सारे कागजात जमा करता है। इसी वजह से भारत के जो अशिक्षित लोग हैं ये घबराते हैं और ये बैंकों से पैसा लेने की बजाय आप देखते हैं कि ये साहूकारों से, दुकानदारों से, व्यापारियों से पैसा ले लेते हैं, है ना। और उनके आपको दिखता है कि ब्याज के जाल में फंस जाते हैं। तो ज़रूरत है कि हम अपनी बैंकिंग की व्यवस्था को और सरल बनाएं, कम से कम कागजी कार्रवाई करें, जिसके तहत भारत के अंदर ये जो हमारे लोग हैं ये सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, बिना किसी कागज़ की ज़रूरत के क्या कर सकते हैं, वो सीधा ही बैंकों से पैसा लें। हमारे जो ये सिंपल लोग हैं, है ना, इनको किसी दुकानदार या फिर साहूकार से पैसा लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब दोस्तों एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग आप सभी के सामने रखेंगे, जिसे हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं, जिसे हम लोग कह रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, है ना। इसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, SHG भी कहा जाता है ना। आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपने आसपास इस शब्द को जरूर सुना होगा, जिसे हम लोग कमेटी कहते हैं। सुना है आप लोगों ने? आप लोग जो अधिकतर लोग होंगे भारत के अंदर, हमारे लोकल स्तर पर हम देखते हैं कि इसको हम लोग कमेटी के नाम से पुकारते हैं। अब ये कमेटी होती क्या है, या फिर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? देखिए, ऐसे लोग जो बैंक से पैसा उधार नहीं ले सकते क्योंकि उनके पास इतनी साख नहीं है ना, या फिर वो कागजी कार्रवाई से करते हैं, तो लोग क्या करते हैं, जो साधारण लोग होते हैं वो 15-20 लोग अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, है ना। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि हर ग्रुप का मेंबर क्या करेगा, मान लीजिए कि 100 रुपये जमा करेगा, 100 रुपये जमा करेगा, है ना। ये अपने हिसाब से पैसा तय करते हैं कि 100 रुपये जमा करेंगे, 1000 रुपये जमा करेंगे। और हर महीने आप देखते हैं कि हर एक व्यक्ति से सेम अमाउंट जमा किया जाता है।
इसके बाद जितना भी पैसा जमा होता है वो एक एक कर कर हर व्यक्ति के पास आता रहता है। तो जिसको जैसी जैसी ज़रूरत होती है वो उसके उसके हिसाब से पैसा लेता रहता है। इसी को हम लोग कमेटी भी कहते हैं दोस्तों, है ना। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, इसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, इसको हम लोग कमेटी के नाम से भी आप लोग देखते हैं कि पुकारते हैं, है ना। इसको हम लोग कमेटी के नाम से भी पुकारते हैं। होता क्या है मुख्य तौर पर कि 15-20 लोग हैं, इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, कुछ एक एक कर ये अपना पैसा जमा करते रहते हैं और हर महीने हर एक व्यक्ति के पास जो टोटल अमाउंट जमा होता है वो उनके पास आता रहता है और इसको ही हम लोग माइक्रो फाइनेंस के नाम से भी पुकारते हैं, है ना। इसके अंदर आप देखते हैं कि दोस्तों ये लोग बहुत कम ब्याज दर लेते हैं, कि ब्याज दर रखते भी नहीं है कहीं पर आप देखते हैं कि बहुत कम ब्याज दर होती है, जिसके जरिए जो भारत के साधारण लोग हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो सब लोग इकट्ठे हुए, कुछ कुछ पैसा इन्होंने जमा किया, 100 लोग थे तो एक अच्छा अमाउंट जमा हो जाता है, एक एक कर हर व्यक्ति के पास फिर हर महीने टोटल अमाउंट पहुंचता रहता है और सबकी ज़रूरतें पूरी होती रहती है। ये जो आप देखते हैं दोस्तों, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का आइडिया है सबसे पहले बांग्लादेश के अंतर्गत दिया गया था, वहाँ के ग्रामीण लोगों के लिए, और इसी को आप देखते हैं दोस्तों, इस आइडिया को प्रस्तुत किया गया था मोहम्मद यूनुस जी के द्वारा। हमारे सामने मोहम्मद यूनुस जी का चित्र है और इसी वजह से आप देखते हैं कि इनको साल 2006 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जिसके तहत बांग्लादेश के जो ग्रामीण लोग थे उनको बहुत बड़े स्तर पर मदद मिली थी अपने व्यापार को और अपनी फसल को आगे बढ़ाने में, है ना। इसके तहत आप देखते हैं कि बांग्लादेश के अंदर या फिर भारत के अंदर भी हम लोग देखें दोस्तों कि ये जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया है, इसके तहत भारत में जितने भी हमारे अब वो लोग जिनके पास बैंक से पैसा लेने की क्षमता नहीं है, अब वो क्या है दोस्तों, किसी दुकानदार या साहूकार से पैसा लेने की बजाय खुद ही ग्रुप बनाकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि दोस्तों इसके ज़रिए हमारे देश में लोगों की ज़रूरतें हमें पूरी होती हुई दिख रही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ये जो अध्याय है मुद्रा और साख होता है कंप्लीट। इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी सारी बातें हैं उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। आशा है कि आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। दोस्तों आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसे लगी और उसी के साथ साथ आप लोग ये भी ज़रूर बताएं कि आप लोग नेक्स्ट चैप्टर या फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कौन से चैप्टर से देखना चाहते हैं। ठीक है, हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक करते रहें, है ना। आप सभी लोगों से मुलाकात होगी अपनी नई क्लास में, अपनी नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।